हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान दो एस्पेक्ट्स पे बात की जाती है। सबसे पहला होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज होता है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान उस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, उसको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है। यानी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मेनली दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक उसमें होने वाले हीट चेंज के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। हीट चेंज के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, कितनी एब्जॉर्ब होती है, कितनी रिलीज होती है, इन सब चीज़ों की जो डिटेल्स होती हैं वो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शन कितनी तेजी से होगी इसके बारे में बच्चों हम डिटेल में बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स में अब आपको अभी तक पढ़ाया गया था, सबसे पहली चीज आपको पढ़ाई गई थी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आपको बताया गया था बच्चों कि जब भी हम किसी भी चीज का रेट निकालते हैं तो जो चीज चेंज हो रही होती है, जो भी चीज चेंज हो रही होती है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या चेंज होता है? कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो जब हम चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा होता है उसको टाइम से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है क्या? आपके पास आ जाता है रेट, आपके पास आ जाती है उस रिएक्शन की स्पीड। अब रेट का जो फॉर्मूला आपको याद करने को कहा गया था या आपको जो 80 पॉइंट बताया गया था वो था R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस dP अपॉन dt। बताया गया था ना बच्चों, जो सबसे पहली चीज आपको बताई गई थी जो आपको याद रखनी थी वो थी R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस dP अपॉन dt, जहां पे R होता है रेट ऑफ द रिएक्शन, R होता है रेट ऑफ द रिएक्शन, जहां पे प्लस साइन ये बताता है, जहां पे प्लस साइन ये बताता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जहां पे माइनस साइन ये बताता है प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। इसके बाद आपको बताया गया था कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, M1A M2B रिएक्ट करके बना रहे हैं N1C प्लस N2D। आपको बताया गया था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता है, ये वो रेट होता है जिस रेट से ए डिसअपियर हो रहा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब होता है कि वो रेट जिस रेट से ए डिसअपियर हो रहा होता है।
ये होता है R इज इक्वल्स टू, क्योंकि A समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा A की कंसंट्रेशन घटेगी, इसीलिए हम लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आप लिख देंगे माइनस डी बी अपॉन डी टी। इसी तरह से प्यारे बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, देखो जैसे जैसे समय बीतेगा बच्चों, क्या सी की कंसेंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगी? तो क्या लिखेंगे? प्लस dB dC अपॉन dt। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या होगा प्यारे बच्चों? प्लस dd अपॉन dt। जो रेट होता है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो रेट होता है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पे ये जो चारों चीजें लिखी गई हैं ये रेट नहीं है, ये बता रहा है कि रिएक्टेंट में जो A है वो कितनी तेजी से घट रहा है, रिएक्टेंट में जो B है वो कितनी तेजी से घट रहा है, और ये इस बात को बताता है कि रिएक्टेंट में जो C है वो कितनी तेजी से अपीयर हो रहा है, और रिएक्शन में जो D है वो कितनी तेजी से अपीयर हो रहा है। रेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है प्यारे बच्चों। रेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि रेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर रेट इंपॉर्टेंट है तो कोई खास एलिमेंट उसके अंदर डाला जाएगा, और वो होता है बच्चों कि जिसके भी टर्म्स में रेट लिख रहे हो, जैसे ए, तो ए तो समय के साथ घटेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइड कर दोगे उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ठीक इसी तरह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी डिवाइड कर दोगे उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अपॉन n1, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ टी अपॉन n2। यानी कि रेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसके बाद आपको बताया गया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की हम रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग बातें बताई गई, जिसमें से बच्चों एक बात है रेट लॉ। रेट लॉ
रेट लॉ। कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें M1A M2B के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसमें M1A M2B के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, तो कहते हैं कि अगर इसमें रेट लॉ लगाओगे तो रेट लॉ होता क्या है? इट इज एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ये हमें रेट को बताता है, ठीक है, रेट को बताता है। कहता है कि जो रेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की और इनकी कुछ पावर। जो रेट होगा वो A की कुछ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और B की कुछ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का बच्चों साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है K, A की पावर X और B की पावर Y। ये होता है प्यारे बच्चों तुम्हारा रेट लॉ। R इज इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर X कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, यानी इसे एक्सपेरिमेंट करने पर ये चीज हमें पता लगती है। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, हम लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां से हम ये पता लगाते हैं कि जो x है वो कितना है और जो y है वो कितना है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे हम देखते हैं कि जो x है वो कितना है और जो y है वो कितना है। तो रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलती है। दूसरी बात याद रखनी है कि x y हो सकता है कि बराबर हो सकता है कि बराबर ना हो M1 M2 के। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जो पावर रेट लॉ के अंदर लिखी हुई होती है, हो सकता है कि वो पावर उन रिएक्टेंट्स की स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो या हो सकता है वो पावर रिएक्टेंट की उस रिएक्टेंट की स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ना हो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रेट लॉ पढ़ रहे हैं। हम रेट लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों। रेट लॉ क्यों बोल रहा हूं? ये बात जब हम आगे पढ़ेंगे, एक आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, वहां ये बात समझ आएगी। तो याद रखना ये रेट लॉ है। ठीक, रेट लॉ है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज हमें पता लगती है। तो हो सकता है कि x और y M1 और M2 के इक्वल हो और ये भी हो सकता है कि x और y M1 और M2 के इक्वल ना हो। ठीक है, तीसरी बात बच्चों यहां पे है K को कहते हैं रेट कांस्टेंट। या इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट। केमिकल रिएक्शन के रेट को, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब
केमिकल रिएक्शन के रेट को पता लगाने के लिए अलग अलग तरह की बातें करी गई, जिनमें से एक है आपका रेट लॉ। रेट लॉ पता लगता है एक्सपेरिमेंट करने पर, और ये होता क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है रेट ऑफ द रिएक्शन की इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलती है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसके बाद बात आती है, देखो ये जो के है, ये के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। के इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं। जैसे सबसे पहली बात जो के ऊपर आती है वो है कि के की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ के, तो के की यूनिट होती है बच्चों मोल लिखो, लीटर लिखो और सेकंड लिखो। ठीक है, सेकंड के ऊपर पावर लगा दो -1। अब इनकी पावर देखो क्या होती है, n को अंदर की तरफ रखना है, यानी 1 - n -1। n को अंदर की तरफ रखना है, n को अंदर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ, तो मोल 1 - n -1। और अगर गैसेस दी गई हूं, अगर गैसेस दी गई हो तो मोल और लीटर की जगह लिख दोगे एटीएम, और सेकंड तो वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा एटीएम की पावर 1 - n और पर सेकेंड। ठीक है, एटीएम की पावर 1 - n पर सेकेंड। यहां तक कि सारी बात तो आपको पिछली क्लास में बताई गई थी, वही सेम चीज यहाँ पे रिवीजन करवाई गई है। अब आज की बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। जहां पे ये n आपको बताया गया था, n आपको बताया गया था x + y, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट्स की जो पावर दी जाती है ना, उसी पावर को जब हम ऐड कर देते हैं तो आपके पास n आ जाता है। अब इस n को क्या कहा जाता है, इस n को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n कैसे निकलता है, रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट्स की पावर दी गई है, रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट्स की पावर दी गई है प्यारे बच्चों, उस पावर को ऐड करने पर आपके पास n आता है, और इस n को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों ये जो x होता है इसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, यानी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है x। ठीक उसी तरह से y को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। n को निकालने के लिए रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स की पावर दी गई होती है उसको ऐड कर दिया जाता है, तो आपके पास n आ जाता है n = x + y।
जहां पे n को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x जो होता है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, जहां पे b है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां पे y है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। बच्चों पहली चीज थी के, बहुत सवाल बनता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर भी सवाल बनते हैं। देखो सीधा नहीं पूछेगा कि तुम्हें रेट लॉ की एक्सप्रेशन लिख के दे दे और सीधा तुमसे कहे कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो तुम कहो ये क्या सवाल है, n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है। ऐसे सीधा नहीं पूछता है, बट हाँ आगे जितने हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उन सब में कहीं ना कहीं n का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए रेट लॉ में जो रिएक्टेंट दिया गया होता है उसकी जो पावर होती है, जो रिएक्टेंट होता है उसकी जो पावर होती है उसकी पावर को ऐड कर दिया जाता है, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। n पूरी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होता है, x ऑर्डर होता है रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू a और y ऑर्डर होता है रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू b। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये वाली जो एक्सप्रेशन थी ये हमें कैसे पता लगी थी? एक्सपेरिमेंट करके पता लगी थी। रेट लॉ की ये जो एक्सप्रेशन है ये एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलती है। यानी यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो y है, ये हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता लगेगा। यानी जो ऑर्डर होता है ये भी एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होता है, हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है। प्यारे बच्चों जो n होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, जो n होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है फ्रैक्शन में हो 1.72 एक्स्ट्रा। इंपॉर्टेंट बात है, सवाल आ जाता है सीधा, स्टेटमेंट टाइम में सवाल आता है। अब बेटा इसके बाद जो आपको बात बताई जा रही है ये सवाल को सॉल्व करने में मदद करती है। ठीक है, इसे ध्यान से सुनना और हो सके तो अब जो बताऊंगा इसको 2 बार देखना, 2-3 बार तो मैं खुद भी बोलूंगा और अगर तुम्हें समझ नहीं आता है तो फिर वीडियो को रिवाइंड करके उसे फिर से देखना, क्योंकि जो चीज़ बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल को विद इन सेकेंड्स सॉल्व करने में मदद करेगी अगर उस चीज़ को तुम समझ लोगे तो।
सबसे पहले कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, देन रेट लिखा हुआ है, देन ऑर्डर लिखा हुआ है। ये दोनों चीजें आपको बताई जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा। ये दोनों चीजें आपको बताई जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा। बेटा कहा जाएगा कि कंसंट्रेशन को डबल किया है, कंसंट्रेशन को डबल किया है तो रेट डबल हुआ है, बताओ ऑर्डर क्या है। कंसंट्रेशन को डबल किया है तो रेट डबल हुआ है, बताओ ऑर्डर क्या है। तो क्या किया जाता है, जो रेट होता है उसको इसकी टर्म्स पे लिखते हैं। जैसे जो भी रेट हो उसे लिखोगे टू के टर्म्स में, टू के टर्म्स में। तो बताओ यहाँ पे पावर क्या लगाऊं कि ये आए, पावर 1 लगेगी, और जो पावर लगती है वही तुम्हारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। कहा जाता है कि कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो गया, तो यहां पे जो भी कुछ लिखा हो उसको तुम इसकी टर्म्स में बनाओगे, यानी ये लिखोगे और इसकी कुछ पावर ऐसी लगाओगे कि उसको सॉल्व करने पे ये आ जाए। तो इस 2 को लिखेंगे 2 की टर्म्स में, तो 2 की पावर हो जाएगा क्या, 1। और यहां पे जो पावर आती है वो होता है क्या, ऑर्डर, वही होता है क्या, ऑर्डर। अच्छा, कहा गया कि कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट 4 टाइम्स हो गया। कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाने पर रेट 4 गुना बढ़ गया। अब ऑर्डर बताओ। तो क्या बताया कि यहां पे जो भी कुछ लिखा हो उसको तुम इसकी टर्म्स में लिखोगे। तो 4 को लिखोगे 2 की टर्म्स में, तो यहाँ 2 की पावर क्या लगाओगे कि ये आ जाए, 2 की पावर आएगी यहाँ पे 2। तो यहां पे ऑर्डर क्या हो गया, 2। कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल 8 टाइम्स हो गया। कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट 8 टाइम्स बढ़ गया। इस 8 को 2 के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये 2 की पावर 4 जाएगा, ऑर्डर 2 की पावर 3 जाएगा और ऑर्डर 3 आ जाएगा। ठीक है। कंसंट्रेशन को हाफ करने पर, कंसंट्रेशन को हाफ करने पर रेट 1/4 टाइम्स हो गया है। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, यहां पे जो लिखा होता है उसको इसकी टर्म्स में लिखो, इसकी कुछ ऐसी पावर लगाओ कि ये आ जाए, इसकी कुछ ऐसी पावर लगाओ कि ये आ जाए। तो 1/4 को हम 1/2 की टर्म्स में लिखेंगे और इसकी पावर 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 2। बच्चों ये जो बात आपको बताई गई है ये बहुत ही प्यारी बात है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सवाल को बहुत जल्दी करने में, बहुत ही जल्दी करने में मदद करेगा। ठीक है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना, ये जब मैं सवाल करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो 29 मिनट्स का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। चलो अब एक सवाल देख लो। सवाल है, तुम्हें रेट दिया हुआ है R=K, A की पावर 5/3, A की पावर 5/3, B की पावर 1/2, B की पावर 1/2 और C की पावर 1/4, C की पावर 1/4। और पूछा है इस रिएक्शन की ना ऑर्डर बताओ, एन बताओ। तो एन बहुत ही सिंपल होता है, जो भी पावर दी गई है, रिएक्टेंट की जो भी पावर दी गई है उसको ऐड कर दो, 5/3
प्लस 1/2 माइनस 1/4। अब इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व किया जाता है 4 दूनी 8, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40 प्लस 12 दूनी 24 और 12, 6 चौक 24 माइनस 6, तो ये आएगा 40 माइनस 6/24, यानी 34/12। 34/12 तुम्हारा बच्चों आ जाएगा क्या आंसर, 34/24। बच्चों यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, 12 में से 6 जाएगा तो साइन तो बड़े वाले का आता है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा और ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारा 46/24। ठीक है, एक इस तरह का लप्पू सा सवाल बनता है। जैसे नोट्स बनवा रहा हूं वैसे ही बनाओ कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर एक हल्का सा सवाल। ठीक है, सवाल भी ऐसे ही लिखना है, लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ऐसा ही सवाल लिखना है। और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरह से प्रैक्टिस भी इसको करना है। जो लैंग्वेज होती है सवालों की वो आपको चैप्टर खत्म होने के बाद दो लेक्चर सिर्फ सवालों के लिए जाएंगे, उसमें आपको सवाल दिखाए जाएंगे जिसमें आपको लैंग्वेज दिखाई जाएगी कि कैसे पूछा जाता है। ठीक है, सॉल्व करना तो आप अभी से ही सीख जाओगे। अब एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें तुम्हें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है, R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। ठीक है, कहा गया है कि जो वॉल्यूम है ना कंटेनर का, उसको 1/3 टाइम्स घटा दिया गया है। ठीक है, जो वॉल्यूम है कंटेनर का उसे 3 टाइम्स घटा दिया गया है। 3 टाइम्स क्या किया गया है, घटा दिया गया है। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ जो नया रेट होगा वो कितने टाइम्स बढ़ेगा या घटेगा, जो नया रेट होगा उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब तुम जानते हो कि कंसंट्रेशन होता है N/V, कंसंट्रेशन होता है N/V, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अगर नहीं जानते हो तो बहुत दिक्कत की बात है। ये वाली बात सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, जहां पे आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब देखो क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मोल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इधर आओ, लिखो के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की जगह लिख दो 1/V, 1/, देखो कंसेंट्रेशन एन तो कांस्टेंट है, कंसेंट्रेशन एन तो हट गया, बचा क्या 1/V, 1/V की पावर 2 और b की जगह भी लिखोगे 1/V और इसकी पावर 1। जब तुम इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 1/V², 1/V, यानी ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/V की पावर 3। तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, r इज इक्वल टू 1/V की पावर 3 पे। अब वॉल्यूम की जगह 1/3 डाल दो, वॉल्यूम की जगह जो नया रेट आएगा, क्योंकि वॉल्यूम को 1/3 टाइम्स कर दिया है, तो जो नया रेट आएगा वो आएगा r इज इक्वल टू के 1 की पावर, यहाँ पे वॉल्यूम 1/3 टाइम्स हुआ है, 1/3 टाइम्स हो गया है, इसकी पावर 3। अब जब इसकी पावर 3 को तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/3, 3 जा 9, 3 जा 27 भी, 27 ऊपर जाएगा तो तुम्हें दिखेगा r डैश इज इक्वल्स टू 27 k 1/V, और ये तो तुम्हारा पुराना वाला r था,
तो ये आ जाएगा 27R। यानी वॉल्यूम को 1/3 टाइम्स करने पर जो रेट होता है वो 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम को 1/3 टाइम्स करने पर जो रेट होता है प्यारे बच्चों वो 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये सवाल था, ठीक है, सवाल इतना था, ये तुम्हें रेट लॉ दिया हुआ था, कहा गया कि वॉल्यूम को 1/3 टाइम्स कर दिया, तो बताओ रेट क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपको पता है कि कंसंट्रेशन N/V होता है। N तो कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन की जगह 1/V रख दो, सॉल्व करो, वॉल्यूम के साथ रिलेशन आएगा, फिर वॉल्यूम को जितना घटाया बढ़ाया है उसको यहाँ पे नया रेट निकालने के लिए, आर डैश निकालने के लिए, नया रेट निकालने के लिए जो वॉल्यूम में चेंज किया है उसको पुट करो, सॉल्व करो, और रेट पे क्या असर पड़ेगा, यानी जो नया रेट होगा वो 27 गुना ज्यादा होगा पुराने वाले रेट से। कोई रिएक्शन है जिसमें Na रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो कंसंट्रेशन है ए की कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दिया गया है। ऐसा करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो 1/4 टाइम्स हो गई है, ठीक है। कोई रिएक्शन है जिसमें Na रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंसंट्रेशन ए की डबल की गई है, और कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 टाइम्स हो गई है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब ऐसे ही सवाल होते हैं जहां पे वो स्पेशल पॉइंट को यूज किया जाता है जो आपको बताया गया था बच्चों। लिखोगे क्या, कंसंट्रेशन रेट ऑर्डर, कंसंट्रेशन रेट ऑर्डर। कंसंट्रेशन को डबल किया है, रेट 1/4 टाइम्स हुआ है, तो रेट जो है ना उसको तुम 2 की टर्म्स में लिखोगे, यानी 2 की कुछ पावर लगेगी। अब यहां 4 है तो पक्का 2 की पावर 2 लगेगी। अब 4 नीचे की तरफ है तो इसे माइनस कर दो, तो रेट क्या हो जाएगा, -2। एक बार फिर देखो, रेट को डबल किया है, कंसंट्रेशन को डबल किया है, जिसकी वजह से रेट 1/4 टाइम्स हो गया। ये दोनों बातें आपको बताई गई हैं। कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट 1/4 टाइम्स हो गया है। अब आपसे ऑर्डर पूछा था तो मैंने कहा था कि जो भी रेट हो उसको इसकी टर्म्स में लिखो, यानी 2 की टर्म्स में लिखोगे तो यहाँ 4 है तो जरूर 2 की पावर 2 रहा होगा, और क्योंकि ये 4 नीचे की तरफ है तो पावर माइनस में रही होगी, तो इसकी ऑर्डर है -2। इसकी ऑर्डर है प्यारे बच्चों -2, -2।
अब दूसरे तरह का जो सवाल पूछा जाता है वो इस तरह से होता है, तुम्हें एक रिएक्शन दे देगा, तुम्हें दे देगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए अलग अलग टाइम पे क्या है, बी की कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम पे क्या है, और उस टाइम पे आर कितना दिया हुआ है, और तुमसे पूछेगा कि इस रिएक्शन की एम को बताओ, इस रिएक्शन के ऑर्डर को बताओ। अब इस सवालों को देखो कैसे किया जाता है। जिन भी रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन को दिया गया है उनमें से एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को पहले बराबर करो। जिन भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को दिया गया है बच्चों, उनमें देखो किसी भी एक में जाके देखो, जहां पे कंसेंट्रेशन क्या हो, बराबर हो, उन दोनों को लो। ठीक, जहां पे कंसेंट्रेशन बराबर हो उन दोनों लाइनों को कंसीडर करो। अब ये बराबर है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। यहां पे देखो ए को कितने गुने बढ़ाया है, ए को 2 गुने बढ़ाया है, यानी ए की कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेट पे क्या असर पड़ा है। तो ध्यान से देखो, रेट भी तुम्हारा 2 गुना इंक्रीज हुआ है, रेट भी तुम्हारा डबल हुआ है। अब रेट कैसे पता करेंगे, तो वही स्पेशल पॉइंट लगेगा कि जो रेट है उसको इसकी टर्म्स में लिखना है, यानी 2 की पावर 1। तो यहां पे ऑर्डर आ जाएगा 1। किसे सॉल्व कर रहे थे, इसे तो देखना ही नहीं था, ए को देखना था। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आई है, जिसको देख रहे थे उसकी ऑर्डर है, यानी ए की ऑर्डर, ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो आ गई 1। ठीक, इसी तरह से ये तो हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, इसे देखना है, तो इसे देखना है तो इसे हटाना है। तो देखो यहाँ इसमें ए की कंसंट्रेशन कौन कौन से समय में बराबर है, तो देखो एक तो यहाँ, एक यहाँ, इन दोनों में बराबर है। जिन दोनों में ए की कंसंट्रेशन बराबर है हम उस वाली लाइन को देखेंगे। तो यहां देखो बी कितने टाइम्स बढ़ा है, बी को बच्चों डबल किया है। ठीक है, बी को क्या किया है, डबल किया है। बी को डबल करने पर रेट कितनी टाइम्स बढ़ा है, बी को डबल करने पर रेट भी 2 गुने बढ़ा है। अब जो रेट है उसको इसके टर्म्स में लिखना है, यानी कि 2 की पावर 1। जो रेट है, जो रेट जितने गुने बढ़ा है उसको इसके टर्म्स में लिखना है, यानी 2 की पावर 1। अब यहाँ पे जो ऑर्डर आया है जिसको देख रहे थे उसका ऑर्डर है, यानी बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी आ गया 1। अब तुम सीधा सीधा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, या सीधा सीधा रेट लॉ की एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि R इज इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 1। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों लिख सकते हो n इज इक्वल्स टू 1 + 1, यानी कि 2। यानी कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जिसके रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, और इसको सॉल्व इस तरह से किया जाता है। बहुत ही प्यारा सवाल है। मैं एक बार इसी सवाल को और सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझो। कई बार तो ये सीधा ही सवाल उठ के चला आता है, नंबर भी नहीं चेंज करते हैं। यही सवाल छपा मिलेगा पेपर में। क्या करना था, जो रिएक्टेंट दिए हुए हैं उनमें से किसी एक रिएक्टेंट के पास जाओ और देखो कि उस रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो किस किस टाइम पे बराबर है। यहां बराबर है, यहां बराबर है। जिस टाइम पे बराबर है उन्हीं 2 लाइनों को देखना है, और अगला जो रिएक्टेंट है उसके पास आओ, अब उसे देखना है।
तो देखो यहाँ पे जो बी है उसको कितने गुना बढ़ाया है प्यारे बच्चों, 2 गुने बढ़ाया है। तो देखो रेट पे क्या असर पड़ा है, रेट भी तो देखो 2 गुने बढ़ा है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है उसको इसकी टर्म्स में लिखते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 लिखोगे। इसकी पावर क्या लगाऊं कि ये आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर 1 रही होगी। तो ये 1 है तुम्हारा ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में, जिसको देख रहे थे, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक इसी तरह से जब ए को देखना है तो इसको हटाना है, तो देखो इसकी कंसंट्रेशन किस किस टाइम पे बराबर है। जिस टाइम पे बराबर है उसे नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसे देखना है। अब यहां देखो तो ए को भी डबल किया है, ए को भी डबल किया है, और ए को डबल करने पर रेट कितने टाइम्स बढ़ा है, ए को डबल करने पे रेट भी 2 गुने बढ़ा है। अब इस 2 को लिखेंगे इसकी टर्म्स में, यानी 2 की पावर 1। तो 1 आ गया तुम्हारा ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में, जिसको देख रहे थे उसकी रिस्पेक्ट में, यानी ए की पावर 1। तो ये आ जाएगा बच्चों आर इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 1, और ऑर्डर आ जाएगा x प्लस वाई यानी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहा जाता है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। द रिएक्शन विच कंप्लीट ओनली इन सिंगल स्टेप, द रिएक्शन विच कंप्लीट only in single step, such reactions are known as elementary reaction। सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शंस को जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। Why we are studying this and what benefit we will get by studying this, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सवाल में दिया होगा कि दी गई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। तुम्हें एक रिएक्शन लिख के दे देंगे, M1A M2B से बना प्रोडक्ट, और कहेंगे कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। पूछेंगे आर लिख के दिखाओ, तो बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन में जो x और y होता है वो M1 और M2 के ही बराबर होता है, यानी यहाँ पे r आप सीधा लिख सकते हो, r हो जाएगा r इक्वल्स टू k, a की पावर M1 और b की पावर M2। R इज इक्वल्स टू के, ए की पावर M1 B की पावर M2, यानी रिएक्टेंट की वही पावर्स आएंगी जो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है एलिमेंट्री रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को पूछा इस तरह से जाता है, एक रिएक्शन दे दी जाएगी कि M1A M2B के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट लिख के दिखाओ।
तो रेट सीधा लिख दोगे R इक्वल्स टू के ए की पावर m1 बी की पावर m2 बी की पावर m2। यानी जो रिएक्टेंट की स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही रेट लॉ में रिएक्टेंट की पावर चली जाती है। यानी यहाँ पे जो x y है वो बराबर हो जाता है m1 और m2 के। x बराबर होता है m1 के और y बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों किसके, m2 के। ठीक है। अब अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है प्यारे बच्चों तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है, तब जाके डी से ई बन रहा है, ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। द रिएक्शन विच कंप्लीट इन मल्टीपल स्टेप is called complex reaction। अब एक रिएक्शन लिखा हुआ होगा M1A M2B के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें अभी से ही हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। एक चीज होती है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो भी रेट ही बताता है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है कि जो मास हो जाता है ना, जो मास हो जाता है प्यारे बच्चों वो एक्शन कर जाता है। जो मास होगा वो एक्शन कर जाएगा। यानी यार तुम सीधा ही लिख दोगे R इक्वल्स टू के ए की पावर m1 बी की पावर m2। बहुत सिंपल सी बात है। आगे चल के ये लॉ भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना आइडिया ले लो कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को लगाया जाता है तो जो मास होता है वही एक्शन कर जाता है। यानी जो A होगा उसी की पावर में चला जाएगा और जो B होगा उसकी ही पावर में चला जाएगा। यानी R को तुम सीधा ही लिख दोगे कि R इक्वल्स टू के A की पावर m1 B की पावर m2। लेकिन जो रेट लॉ होता है, अब देखो अगर तुम डायरेक्ट ही लिख दिए तो ये होता है थ्योरेटिकल। ठीक है, ये चीज होती है थ्योरेटिकल, बट रेट लॉ होता है एक्सपेरिमेंटल। ये तो डायरेक्ट ही लिखा जाता है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता लगता है कि ए की पावर क्या आएगी और बी की पावर क्या आएगी। तो रेट लॉ लिखोगे तो लिखोगे R इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y। x और y बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है m1 m2 के। x और y बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है m1 और m2 के। ठीक है। अच्छा, जब मैं बोर्ड के सामने से हटा करूं ना तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अच्छा, ये सब 80 पॉइंट ही चल रहे हैं, सब छोटे छोटे से पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखो छोटे पॉइंट नहीं है, लिखवाने को तो मैं बहुत कुछ लिखवा सकता हूँ। जो एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने बताया तुम्हें उसके ऊपर डेफिनेशन लिखवा सकता हूँ कि द रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन।
बट मैंने आपको बताया कि आपको समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। लैंग्वेज तो आपको किताबों में भी मिल जाएगी, बट जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाए जा रहे हैं आपको उसे समझने पे ध्यान देना है। लिख तो आप लेंगे ही। अब बच्चों, एक जो चीज बताने जा रहा हूं ये सवाल के रूप में बताऊंगा, बट ये होता अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन के रूप में बताऊंगा। कहा जा रहा है कि दो अगला जो सवाल है वो एक्चुअली होता अपने आप में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन के रूप में समझा रहा हूं। पूछेगा क्या, देखो, पूछेगा वो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख के दे देगा, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तुम्हें लिख के दे देगा। उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जितने स्टेप में हो रहा होगा उसे भी लिख के दे देगा, और फिर तुमसे पूछेगा कि बताओ ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका रेट लॉ क्या होगा। दोबारा सुनो, केमिकल रिएक्शन तुम्हें दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन लिख के दे देगा। उसके स्टेप्स तुमको बता देगा कि वो एक स्टेप में हो रहा है, दो स्टेप में हो रहा है, कितने स्टेप में हो रहा है। ये भी बता देगा कि जो स्टेप लिखेगा ना, एक या दो स्टेप, वो भी बता देगा कि उसमें कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्टेप स्लो है। इसके बाद तुमसे पूछेगा कि बताओ रेट लॉ उस कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन की क्या है। सवाल आओ देखो। कहेगा कि तुम्हें एक केमिकल रिएक्शन बताएगा, ये भी बताएगा कि ये केमिकल रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, और ये भी बताएगा कि कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्टेप स्लो है। फिर तुमसे पूछेगा कि बताओ रेट क्या है इस केमिकल रिएक्शन की। अब रेट लिखते कैसे है, तो याद रखना, सबसे पहले तुम स्लो स्टेप पे जाओगे और इसको देख के डायरेक्ट रेट लिख दोगे, आर इज इक्वल टू के ओ की पावर 1 और ओ 3 की पावर 1। देखो यहाँ पे 1 और 1 है, यहाँ 1 है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा होता है। तो o की पावर 1 और o3 की पावर 1। अब ठीक है, ये तुमने एक रेट लॉ लिख दिया है। कैसे लिखा है, स्लो वाले स्टेप पे आना, जो स्टेप सबसे धीरे हो रहा होता है उसके ऊपर आना और डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख लेना। अब आपको बताया गया था कि बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंट लिखते हैं, जो तुम्हारे पास है वो आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तुम्हारे पास तो रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट तो बनेगा, तुम्हारे पास ये है, तो तुम यहाँ स्लो स्टेप में आना और डायरेक्ट लिख देना आर इज टू के ओ की पावर 1 और O3 की पावर 1।
अब मेरी बात सुनो, जो स्लो स्टेप है, क्योंकि ये धीरे चल रहा है तो इसमें ज्यादा मटेरियल इस तरफ देखने को मिलेगा। जो फास्ट स्टेप है, क्योंकि ये फास्ट चल रहा है इसीलिए इसमें ज्यादा मटेरियल इस तरफ देखने को मिलेगा। क्या बोला है? जो स्लो स्टेप है, क्योंकि वो स्लो चल रहा है इसीलिए इसमें ज्यादा मटेरियल इस तरफ देखने को मिलेगा। और जो फास्ट स्टेप है, क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहा है तो जो ज्यादा मटेरियल है वो यहां देखने को मिलेगा। अब इसका यूज क्या है देखो, अब तुम्हें देखना है कि स्लो वाले में रिएक्टेंट साइड देखो, मतलब जहां ज्यादा मटेरियल है वहां देखो, और फास्ट वाले में जहां ज्यादा मटेरियल है वहां देखो। और यहां पे तुम्हें देखो कि कोई चीज क्या कॉमन है। हाँ, ये तुम्हारा कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है, यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन ऐसे अकेला लिखा होता है इसे कहते हैं नेसेंट, तन्हा ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और जब भी ऐसे लिखा होता है तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो इस रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, और जो चीज कॉमन होती है बच्चों, जो चीज कॉमन होती है उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट। जो चीज कॉमन होती है उसको कहा जाता है क्या? इंटरमीडिएट। अब जो इंटरमीडिएट है, यानी जो भी चीज कॉमन है, स्लो वाले में जहां ज्यादा है वहां देखा, फास्ट वाले में जहां ज्यादा है वहां देखा, जो भी चीज कॉमन थी। अब ये देखेंगे कि ये जो कॉमन चीज है क्या रेड लॉ में भी वो चीज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इसको हमें हटाना है, इसको हमें क्या करना है? हटाना है। देखो हटेगा कैसे? अपने ही मन से बोलो, इसे K1, इसे बोल दो K2, इसे बोल दो K3, लिख दो K1 K2 K3। अब फास्ट वाले रिएक्शन पे आओ जो तेजी से हो रही है, और यहां पे तुम इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम लिखो। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि के इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि देखो के इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है, बता देता हूं। कि जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, 3A प्लस 2B से बना 5C। अब इसके लिए मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। तो के बच्चों, के इक्विलिब्रियम होता है KPR, 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 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ C, और जो इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ B, इसका जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। ठीक, ये पिछले 11th क्लास में हमको पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जब 11th स्टार्ट करेंगे तो ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें होता क्या है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, 3A 2B के साथ रिएक्ट कर रहा है और 5C बना रहा है, तो कहेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? के इक्विलिब्रियम होता है KPR, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ C, और पावर चली जाएगी जो भी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगी, C की पावर 5, B की पावर 2, A की पावर 3। ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो फास्ट वाला स्टेप था ना, इसके इस स्टेप में हमें ये के इक्विलिब्रियम लिखना है। इस स्टेप में हमें क्या लिखना है बच्चों? जो फास्ट वाला स्टेप है उस वाले स्टेप में हमें के इक्विलिब्रियम लिखना है। स्लो वाले स्टेप का तो हमने इस्तेमाल कर लिया, इसी स्टेप की मदद से तो हमने R डायरेक्ट लिखा था। अब जो फास्ट वाला स्टेप बचा है इसकी मदद से हम लिखेंगे के इक्विलिब्रियम। तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ O की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1
अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 1। अब यहां से तुम जो इंटरमीडिएट है तुम्हारा O, नेसेंट ऑक्सीजन, ये इसकी वैल्यू निकालो, इसको यही रहने दो, बाकी सब वहां भेजो। तो ये जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ये वैल्यू आई है, इस नेसेंट ऑक्सीजन की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो आ जाएगा R इक्वल्स टू K। इसकी जगह ये लिखना है K इंटू O3 अपॉन O2, और साथ में ये O3 की पावर 1। अब प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करोगे ना, तो देखो ये K है, K को K से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी एक कांस्टेंट है। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। K से K को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, जैसे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 10 भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आ जाएगी। लेट से वो K है, तो ये K आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये O3 की पावर 2 आ जाएगा। ये O2 नीचे है, जब इसको ऊपर भेजूंगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। इसकी पावर बच्चों क्या हो जाएगा? -1। ये आ गई आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब यहां से ऑर्डर देख के बता दो प्यारे बच्चों, 2 - 1 ऑर्डर हो जाएगा 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही आसान सा सवाल था, एक बार और सुन लो। ये तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी जाएगी, प्यारे बच्चों। वो कितने स्टेप में हो रहा है ये भी बताया जाएगा, ये भी बता दिया जाएगा कि कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्टेप स्लो है। तुमसे कहा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताते हैं? ये भी बता दिया जाएगा कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है और कौन सी रिएक्शन स्लो है। अब तुम सीधा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, तुम देखोगे जो भी रिएक्शन स्लो होगी वहां डायरेक्ट तुम रेट लिखना कि R इक्वल्स टू K O की पावर 1 और O3 की पावर 1। अब चेक करोगे स्लो रिएक्शन में और फास्ट रिएक्शन में कोई चीज कॉमन है, ऑक्सीजन कॉमन है। अब देखो जो तुमने रेट लिखा है, क्या उसमें वो कॉमन चीज है? बिल्कुल है। तो इस जो कॉमन चीज है इसको हटाना है तो फास्ट वाले रिएक्शन पे K इक्विलिब्रियम लिख दो। K इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां से जो कॉमन चीज है उसको यही रहने दो, बाकी सब यहां भेजो। जो कॉमन चीज की वैल्यू आई है उसको यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा तो यही तो निकालना था। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है। हमारी स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, चैप्टर आपका ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, और लास्ट में लेक्चर वाले क्वेश्चंस वाले लेक्चर लेने हैं। देखो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझते हुए चलना, इनको रिवाइज करते रहना। हालांकि देखो जब लास्ट में मैं सवाल करवाऊंगा ना, तो हर सवाल पे मैं तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन एक बेटर स्टेट होगी कि अगर आप पहले से भी पढ़ के आओ, ठीक है।
पहले से जो चीजें बताई जा रही हैं उसे उन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बैठा के आओ। ये एक एक सवाल जो छोटे छोटे करवाए जा रहे हैं, इन सवालों को सॉल्व करके आओ पहले से, ताकि कुछ आइडिया रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसा ना लगे कि सब नया नया सा लग रहा है, पहली बार देख रहे हैं सब। अब अगली क्लास में इस चैप्टर के अगले नए टॉपिक को पढ़ेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इसके बाद इस चैप्टर की मेन चीजें स्टार्ट होंगी, जैसे जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो सवाल बनता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक फॉर्मूला बताया जाएगा, उस रिएक्शन की हाफ लाइफ को बताया जाएगा, टी हाफ को बताया जाएगा। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम जिस टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आधा हो चुका है। मान लो तुमने 10 ए लिया था, ठीक है, मान लो तुमने 10 ए लिया था, इसकी कंसंट्रेशन घट के जिस टाइम पे 5 हो जाती है उस टाइम को कहा जाता है टी हाफ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। यानी वो टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटकर आधी हो जाती है। तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, हर जैसे जीरो ऑर्डर में एक फॉर्मूला होगा, उसके टी हाफ का एक फॉर्मूला होगा, इसका एक फॉर्मूला होगा कि मतलब किसी भी टी टाइम पे अगर मुझे ए की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो एक उसका फॉर्मूला होता है, एक टी हाफ का फॉर्मूला होता है। ये दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी सेम चीज, एक निकालेंगे फॉर्मूला जिसकी मदद से हम किसी भी टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, और एक पढ़ेंगे उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ का फॉर्मूला। ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब ये हो गए, अगले लेक्चर में स्टार्ट होगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, थैंक यू। पढ़ाई करो, रिवाइज करके आना, बिना रिवीजन के अगली क्लास को लेने मत आया करो।